हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7 चैप्टर 7 संज्ञा जो हिंदी ग्रामर से लिया गया है उसे हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव अथवा स्थान के नाम का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। रोहन अपने चाचा जी के साथ दिल्ली के इंडिया गेट पर गणतंत्र दिवस की परेड देखने गया। वहाँ परेड के पश्चात झांकियों की सजावट देखकर वह प्रसन्नता से फूला नहीं समा रहा था। बहुत सारे लोग वहाँ परेड देखने आए थे। लोगों के लिए वहाँ हर तरह की व्यवस्था थी। कुर्सियाँ लगी हुई थी तथा बच्चों के लिए नीचे दरियाँ बिछी हुई थी। बच्चों, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये दिल्ली के इंडिया गेट गणतंत्र दिवस की परेड है जो रोहन अपने चाचा के साथ देखने आया था। अब इसमें हम देखते हैं कि वस्तु, व्यक्ति या भाव अथवा स्थान का बोध क्या क्या है। आइए इसे आगे पढ़ना शुरू करें। उपयुक्त गद्यांश में रंगीन शब्दों को ध्यान से देखा जाए तो पता चलेगा ये शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम के द्योतक हैं। ऐसे शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आपने अभी पढ़ा था जो लाल रंग से लिखी हुई शब्द हैं वो संज्ञा है और ये किसी न किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव का और इशारा कर रहे हैं यानी संकेत दे रहे हैं। ये शब्द संज्ञा कहलाते हैं। आइए इसे पता करें कैसे है। व्यक्ति का नाम क्या था? रोहन और चाचा जी। स्थान का नाम यानी दिल्ली इंडिया गेट। वस्तुओं का नाम कुर्सियाँ, दरियाँ, झांकियाँ, ये संज्ञा हो गए। भाव के नाम प्रसन्नता, सजावट, व्यवस्था, ये सब संज्ञा में आता है आपका। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं। पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आप जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें भी ऐसे ही दिखाया गया, बस थोड़ा सा डिज़ाइन दे दिया गया है। संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं बच्चों? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। बच्चों, जो हमारे संज्ञा के भेद हैं उनमें से एक भेद ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। वे शब्द जो किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेनाली राम तेनाली नामक गांव के निवासी थे। वे राजा कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। एक बार वे सूरज को ध्यान से देख रहे थे। यहाँ तेनाली राम, कृष्णदेव राव और तेनाली और सूरज व्यक्तियों, स्थान और वस्तु विशेष के नाम हैं। ऐसे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने अभी पढ़ा था। अभी इसमें वही परिभाषा दी गई है कि जिसमें व्यक्तियों, स्थान या वस्तु के नाम विशेष तौर पे दिए गए हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। आइए अब दूसरा भेद हमारा जातिवाचक संज्ञा है जो इस प्रकार है। वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के विषय में ना बताकर संपूर्ण जाति का बोध कराएं। बच्चों, व्यक्तिवाचक में क्या था कि व्यक्ति और स्थान और वस्तु के विशेष में बता रहा था। अब इसमें विशेष व्यक्ति या वस्तु में विषय की जानकारी ना देकर यानी किसी व्यक्ति या वस्तु की जानकारी की ओर संकेत ना करके बताए वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी वो संपूर्ण जाति का बोध कराए उन्हें जातिवाचक कहलाते हैं। जैसे सड़क के किनारे पेड़ों की कतार थी। मनुष्य को समय का महत्व समझना चाहिए। नेताजी ने जनसभा को संबोधित किया। यहाँ सड़क, पेड़ों, मनुष्य और नेताजी शब्द किसी विशेषण प्राणी अथवा स्थान की ओर संकेत ना करके सभी सड़कों, सभी पेड़ों, सभी मनुष्यों और सभी नेताओं की संपूर्ण जाति के लिए प्रयोग किए गए ऐसे शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो बच्चों, हमने जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? जिसमें सड़क, पेड़, मनुष्य, सभी मनुष्य और सभी नेताओं की संपूर्ण जाति, मतलब वहाँ पे जो जो चीज़ें हैं जैसे सड़क हैं, पेड़ हैं, ये जो सभी मनुष्य, जो सभी आदमी वहाँ पे होंगे जिस तरह से, उनको हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे क्योंकि वहाँ पे विशेष या प्राणी या स्थान की ओर संकेत नहीं करता है। वहाँ पे जो बहुत सारे जनसंख्या या पेड़ होंगे उनके बारे में बताता है, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं।
आइए, जातिवाचक संज्ञा तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर समझने हेतु कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं बच्चों। तो क्या क्या हैं ये उदाहरण? जातिवाचक कौन कौन से हैं? पुस्तक, नगर, इमारत, पशु पक्षी, प्रांत और देश। बच्चों, जातिवाचक संज्ञा ये हैं। अगर किसी वाक्य में पुस्तक, नगर, इमारत, पशु पक्षी, प्रांत और देश आता है तो वो जातिवाचक संज्ञा है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन से हैं? गीतांजलि, महाभारत, लखनऊ, कोलकाता, लाल किला, ताजमहल, कोयल, तोता, बिल्ली, शेर, हरियाणा, गुजरात, भारत, जापान इत्यादि। तो ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए बच्चों। जो आपके वाक्य में ये शब्द आए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर संकेत करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा भेद है यानी भाववाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी गुण, दशा, भाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिस किसी में जो अच्छे गुण होंगे या उसकी दशा कैसी है या भाव यानी फील, जो वो फील कर रहा है यानी महसूस कर रहा है आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपना बचपन याद आता है। किशोरावस्था में सभी उत्साहित रहते हैं। युद्ध भूमि से कार्यता दिखाकर नहीं भागना चाहिए। तो बच्चों, इसमें कौन कौन से भाववाचक संज्ञा हैं? आइए इसे आगे समझ। ये देखिए, स्वतंत्रता सभी प्राणियों को पसंद होती है। मनुष्य को चाहिए कि अपनी बोली में कड़वाहट कम और मिठास ज़्यादा लाए। तो इसमें क्या क्या भाववाचक संज्ञा हो सकते हैं? यहाँ प्रयुक्त बचपन, किशोरावस्था, कायरता, स्वतंत्रता, कड़वाहट तथा मिठास शब्द अवस्था, गुण और भाव आदि के विषय में बता रहे हैं। ऐसे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं जिसमें आपको ये सारी चीज़ें दिखें कि मतलब हमें कोई चीज़ खा रहे हैं तो उसमें हमें कड़वा लग रहा है, या हम मीठी चीज़ खाते हैं तो वो मिठास यानी भाववाचक संज्ञा। हमें डर लगता है, ये एक भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ICSE बोर्ड परीक्षाओं में भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रश्न आते हैं, अतः हम सीखेंगे कि भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं। भाववाचक संज्ञा बनाना, आइए इसे सीख लेते हैं। भाववाचक संज्ञाएं निम्नलिखित प्रकार से बनती हैं: जातिवाचक संज्ञाओं से, सर्वनामों से, विशेषणों से, क्रियाओं से, अव्ययों से। जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं? जैसे देखिए, जातिवाचक संज्ञा हमारी कौन कौन सी है? स्त्री, कवि, मनुष्य, नेता, युवा, पंडित, सती। भाववाचक संज्ञा स्त्रीत्व, कवित्व, मनुष्यता, नेतृत्व, यौवन, पांडित्व, सतीत्व। ये आपके भाववाचक संज्ञा हैं जो जातिवाचक संज्ञा के द्वारा भाववाचक संज्ञा में बनाया गया है। आइए इसी तरह से कुछ शब्द और हैं। सर्वनामों से भाववाचक संज्ञा बनाएं। सर्वनाम अपना, अहम, आप, निज। अब भाववाचक संज्ञा में कैसे बनेंगे? अपनापन, अहंकार, आपा, निजत्व। ये भाववाचक संज्ञा में बन गया जो सर्वनाम शब्द थे। अब विशेषणों के शब्द से भाववाचक संज्ञा में कैसे बनेगा? निज, मीठा, खट्टा। तो ये भाववाचक संज्ञा में कैसे आएंगे? निजत्व, मिठास, खटास। अब क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनेंगी? ये कुछ शब्द हैं, इन्हें पढ़ लेते हैं। क्रिया शब्द से गिरना, मिलना, रुकना, लिखना, बनना, कसना, बहना, पढ़ना। भाववाचक संज्ञाएं कौन कौन सी हैं? गिरावट, मिलावट, रुकावट, लिखावट, लेख, बनावट, कसावट, बहाव, पढ़ाई। तो ये हमारे भाववाचक संज्ञा हैं जो क्रिया के द्वारा भाववाचक संज्ञा में बदले गए हैं। अब अव्ययों से भाववाचक संज्ञा बनाएं। अव्यय यानी ऊपर, दिक् और दूर। अब भाववाचक में कैसे प्रकट हो ये बनेंगे? ये ऊपरी, धिक्कार और दूरी, ये भाववाचक संज्ञा हो गई जो अव्यय से बनेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ विद्वान संज्ञा के दो और भेद मानते हैं, जैसे समुदायवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध हो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा में सभी विद्यार्थी बैठे हैं।
लेखकों की सभा हो रही थी। परिवार के सभी सदस्य घूमने गए। तो इनमें से कैसे समुदायवाचक संज्ञा का पता करेंगे, आइए इसे पढ़ लेते हैं। यहाँ प्रयुक्त कक्षा, सभा, परिवार शब्द समूह का बोध कराते हैं। ऐसे शब्द समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो बच्चों, ये जो आपने अभी पढ़ा ये समुदायवाचक संज्ञा है, जिसमें कक्षा, सभा, परिवार जो समूह आता है वह समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो बच्चों, सेकंड ऑप्शन हमारा है द्रववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव पदार्थ या धातु का बोध हो उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोने की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती, डिब्बे में घी भरा है, कोयले की खान में ही हीरा पाया जाता है। तो बच्चों, ये जो आपने रेड यानी लाल में कलर में शब्द देख रहे हैं, उनके क्या संकेत है, किस ओर संकेत कर रहे हैं, आइए इसे पढ़ते हैं। यहाँ प्रयुक्त सोने, घी, कोयले तथा हीरा शब्दों से किसी न किसी द्रव पदार्थ या धातु का बोध होता है। ऐसे शब्द द्रववाचक संज्ञा। अब हम बुक एक्सरसाइज की ओर आते हैं, जो यहाँ से अभ्यास यानी एक्सरसाइज। तो हम बुक एक्सरसाइज पढ़ लेते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, सही उत्तर चुनिए। हमारे ऑप्शन है किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव अथवा स्थान के नाम को जिस शब्द से किसी वस्तु एवं प्राणी के होने का बोध हो, उन शब्दों को जो किसी विशेषण को दर्शाते हैं, इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चों, हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, का। किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। तो बच्चों, अभी हमने पढ़ा था कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, ये बच्चों सही है। मुंबई जातिवाचक संज्ञा है, गलत। संज्ञा के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, गलत। संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, सही। विशेष प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ये सही है। हमारा ये सही और गलत का निशान कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाववाचक संज्ञा यानी देखिए, हमारा पहला भाववाचक संज्ञा क्या है, सजना। तो भाववाचक सजावट। यानी भाववाचक अहंकार। मोटा, मोटापा। ममता, कवि, कवित्व। ऊंचा, ऊंचाई। मीठा, मिठास। लंबा, लंबाई। हरा, हरियाली। हंसना, हंसी। चुनना, चुनाव। और रोना, रुलाई। ये हमारे भाववाचक संज्ञा हैं जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, और ये संज्ञा शब्द थे जिन्हें हमने भाववाचक संज्ञा में प्रस्तुत किया। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांशों में से संज्ञाएं चुनिए। तो बच्चों, ये जो गद्यांश दिया है इसमें से हमें संज्ञाएं चुननी है। कौन कौन सी आ सकती हैं, तो हम इसे पहले पढ़ लेते हैं। भारत अपनी प्राकृतिक संपदा के लिए पूरे संसार में विशेष महत्व रखता है। प्रकृति ने हमें क्या कुछ नहीं दिया। हर प्रकार की जलवायु, मैदान, पहाड़, समुद्र, मरुस्थल, किसी चीज़ की कमी नहीं। अब ख में महाराणा प्रताप नदी को देखकर ठिठके, पर अगले ही पल दृढ़ता आते ही नदी को पार कर गए। उन्हें पक्का विश्वास था कि व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो बच्चों, इनमें से हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक शब्द चुनने हैं। आइए, व्यक्तिवाचक में भारत, जातिवाचक में संपदा, संसार, प्रकृति, जलवायु, मैदान, पहाड़, समुद्र और मरुस्थल, ये सारे जातिवाचक संज्ञा हैं। अब भाववाचक संज्ञा महत्व। हमारा भाववाचक संज्ञा कौन सा है, महत्व। अब ख देखिए, महाराणा प्रताप। व्यक्तिवाचक संज्ञा
अब जातिवाचक नदी, व्यक्ति, ये जातिवाचक संज्ञा होगा। अब भाववाचक संज्ञा विश्वास और दृढ़ता, ये हमारा संज्ञाएं जो हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से समुदायवाचक संज्ञा और द्रववाचक संज्ञा शब्द को चुनकर लिखिए। तो हम पहले क लेते हैं। सभा समाप्त होते ही सभापति उठकर चले गए। कनस्तर उलटने से सारा तेल गिर गया। मेरे परिवार में 10 सदस्य हैं। कक्षा के सभी बच्चे नए अध्यापिका के विषय में जानने के लिए उत्सुक थे। कोयले की खान में फंसे हुए बच्चे की मदद मजदूरों ने की। शुद्ध घी के दाम आसमान को छू रहे हैं। हाथियों का झुंड दंगल में स्थित तालाब में नहा रहा था। मित्रों की मंडली सड़क की सफाई करने पहुंची। बच्चों, अब हमारा समुदायवाचक संज्ञा और द्रववाचक संज्ञा, इनमें से हमें संज्ञा निकालनी है। कौन कौन सी? समुदाय और द्रववाचक। आइए हम देखते हैं। सभा द्रववाचक है, समुदायवाचक ये समुदायवाचक है। परिवार, कक्षा, झुंड, मंडली, है ना बच्चों, ये हमारे समुदायवाचक संज्ञा हैं। हाथियों का झुंड मतलब जो झुंड है वो समुदायवाचक संज्ञा है। अब द्रववाचक संज्ञा देख लेते हैं। तेल, कोयले, घी, ये हमारे द्रववाचक संज्ञा हैं। जो अभी वाक्य हमने पढ़े थे इनमें से हमने समुदायवाचक और द्रववाचक संज्ञा दोनों ही निकाल दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के भेदानुसार रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्द लिखिए। तो आइए, तुम्हारे घर में 3 कमरे हैं। ख, महात्मा गांधी को राष्ट्रपति कहा जाता है। कोतवाल ने भीड़ पर झंडे बरसाए। बच्चों से उनका बचपन मत छीनो। तो बच्चों, ये जो अभी आपने वाक्य पढ़े वो कौन कौन से हैं? घर, महात्मा गांधी, भीड़ और बचपन। ये कौन कौन से वाचक हैं? पहला वाचक जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समुदायवाचक और भाववाचक। तो बच्चों, हमारा चैप्टर एक्सप्लेन हो गया और बुक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो बच्चों, थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए।